तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप लोग ना, ये यूजीसी नेट सोशल वर्क का जो है समाज कार्य का प्रश्न पत्र है आपके सामने। और आप लोग मुझे बताइएगा अंत में कि कितने प्रश्न आप सबके ये सही हुए हैं। देखिए, आपको जितना पढ़ाया गया है उन्हीं में से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगामी परीक्षाओं में वही चीज़ें देखने को मिलती है जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उन्हीं के अंदर आता है, उससे बाहर आता नहीं कुछ भी। प्रश्न टफ नहीं होते हैं, टफ आप लोग उसे बना देते हो, है ना। जब वो चीज़ें याद नहीं होती तो वो टफ हो जाता है। अब जैसे कि पहला ही सवाल देखिए कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य का लक्ष्य है। बड़ा ही सिंपल सवाल है। क्या सेवार्थी को दान देना देंगे तो वो लक्ष्य बनेगा? बिल्कुल, ये गलत हो गया। बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी सही है। सही कि सेवार्थी की समस्या का समाधान करना ही क्या होता है, सामाजिक व्यक्तिक कार्य का लक्ष्य। तो ये सिंपल सवाल ऐसे ही बनाई जाती है। चलो अच्छा, ये तो सरल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी ईयर का करा रहे हैं? हाँ, ये समाज कार्य के पेपर की बात कर रहे हैं तो जून 2010 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है, जून 2010 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ज्योतिबा फूले का नाम कहाँ आता है? आज ही मैंने आप लोगों को साथ पढ़ाया है सत्यशोधक समाज में। हाँ बिल्कुल। ठक्कर बापा का नाम अगर हम बात करते हैं तो भारतीय आदिम जाति जो है सेवक संघ आता है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आता है। जी 1905 में ये देखिए इसकी स्थापना हुई। 1948 में आपका जो भारतीय आदिम जनजाति सेवक संघ की स्थापना हुई थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 में हुई थी। यही था ना, यही पढ़े हो ना आप लोग? हाँ, अब चलिए एक बार आप मुझे ये बताइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आगे कि गांधी के गांधी जी का नाम आ जाएगा हरिजन सेवक संघ में, और ये हरिजन सेवक संघ 1932 में आ जाएगा। ऑप्शन सही कौन सा गया है, जरा एक बार मैच करके मुझे बता दीजिए। हाँ, ऑप्शन बी आपका सही है, बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, परानुभूत का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए। बी सर, बी है सर, बी वाला सर, बी स्टार्विंग नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, बी वाला सर। डी दूसरों के प्रति आलोचनात्मक होना। अरे भाई, 9 क्वेश्चन का नहीं पूछ रहा हूं मैं तीसरे प्रश्न का जवाब पूछ रहा हूँ। हाँ, दूसरों की भावना और अनुभव में प्रवेश करना, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और देखिए, परानुभूत इन्होंने जो है एक मैन के द्वारा 3 प्रकार के बताया गया भी था। एक संज्ञानात्मक को रिलेट कराया था, भावनात्मक को रिलेट कराया था, एक अनुकंपा को, यानी अन्य व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उनको समझने को ही रिपोर्ट। बहुत सरल सवाल था। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपने बी दिया। सामुदायिक निधि, क्या मैंने इसके बारे में बताया नहीं है? कम्युनिटी फंड के बारे में बताइए। तो जवाब समस्या ए है सर। देखिए यहाँ पे ना तो ए है ना ही बी है, ना ही सहभागिता है, ना ही हाँ, डी ऑप्शन सही होगा। मैंने भाई आपको कम्युनिटी फंड के बारे में बात किया था, तो कम्युनिटी जो चेस्ट है वो फंड से रिलेट कराती है, तो रिसोर्सेज वगैरह यहाँ पर बात होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होता है, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के बीच धर्मार्थ गतिविधियों के लिए एक फंड है, ये दान और सामाजिक कल्याण के लिए एक समुदाय पर मांग को स्थगित करने के लिए व्यक्तिगत सदस्यता से वंचित का एक सामान्य फंड है, ये निधि है जो सामुदायिक संसाधन को रिलेट कराता है। क्वेश्चन नंबर 5, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी है, ये थ्योरी किसने दिया था? मैकली, बहुत बढ़िया। सही जवाब ऑप्शन आपका सही जाएगा, डेविड सी मैकली लैंड का नाम। देखो, अब्राहम मैस्लो ने तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दिया था 1943 में,
बट नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी जो आती है ना, वो मैकली लैंड का नाम आता है। हर्ट्जबर्ग का नाम अगर हम बात करते हैं तो प्रेरणा स्वच्छता का सिद्धांत आता है। आपने एक नाम सुना होगा, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी है कि नहीं, ये किस में आता है? हर्ट्जबर्ग का नाम आता है। मैक ग्रेगर की बात अगर हम लोग करते हैं, एमसी मैक ग्रेगर, लीडरशिप एंड मेथड की बात करते हैं ये, लीडरशिप एंड मेथड की बात करते हैं ये, ठीक है, मैक ग्रेगर महोदय। या तो द प्रोफेशनल एक बुक आई थी, किताब लिखा था, मैक ग्रेगर का ही नाम हमें देखने को मिलता है। परंतु इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। परिष्कृत बातों, कविता और कला के रूप में दमन किए गए विचारों की अभिव्यक्तियों को कहते हैं। सिगमंड फ्रायड ने कुछ रक्षा युक्तियाँ लिखी थी, वो टोटल 14 रक्षा युक्तियों के बारे में बात किया था सिगमंड फ्रायड ने। तो इस सवाल का जवाब तो बेसिकली परिष्कृत बातों को कहा कि दमन किए गए विचारों को अभिव्यक्त हम बोलते हैं विरेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरेचन। लेकिन सही इस सवाल का जो जवाब जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो विरेचन ही करेक्ट माना जाएगा, सी वाला। फिर भी हम यहाँ पर जानने का ये प्रयास करते हैं कि उदात्तीकरण क्या है। उदात्तीकरण स्पष्ट होता है कि काम शक्ति की प्रवृत्ति या प्रेरणा है, जो प्रेरकों हैं, उसकी नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों की ओर पुनः निर्देशन की क्रिया कही जाती है। मतलब एक प्रकार से डायरेक्शन देने की क्रिया को उदात्तीकरण को रिप्रेजेंट की जाती है। द्वैत वृत्ति जो होती है वो एक एम्बिवैलेंस कहा जाता है इसको, दुविधा, यानी किसी वस्तु के प्रति एक साथ परस्पर विरोधी और प्रतिक्रिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, विश्वासों या भावनाओं की स्थिरता की बात हो रही हो, तो वो द्वैत वृत्ति होती है, एक प्रकार से दुविधा होती है। एक निर्धारण है, किसी अन्य मनुष्य, मानव, जानवर या निर्जीव वस्तुओं के लगाव से अगर कोई ग्रस्त हो जाता है तो ऐसे शब्दों को स्थिरीकरण भी कहा जाता है या निर्धारण शब्द भी दर्शाया जाता है। मैंने कहा कोई चीज़ आप फिक्स कर दो, है ना, टेलीविज़न दीवार पे वहाँ पे होगी, वो स्थित हो गया, स्थिरीकरण हो गया, वो फिक्स हो गया, निर्धारित हो गया, ठीक है। इस तरीके को यहाँ से जो है सिगमंड फ्रायड ने रक्षा युक्तियों के बारे में बात किया था। कुल 14 रक्षा युक्तियाँ थी। ये नल हाइपोथेसिस बेसिकली रिसर्च का पार्ट है ना, और इसके अस्वीकृत होने पर कहा जाता है। तो बताइए जरा 7वें का सही जवाब क्या होना चाहिए? टाइप 1 एरर होगा, बिल्कुल सही जवाब करें, बिल्कुल। शून्य परिकल्पना जो होती है अस्वीकृत होने पर क्या कहा जाता है? अब ये प्रश्न 2023 में आया था, है ना, अभी जो एग्ज़ाम गया है उसी में आया था। जब दो घटनाओं के बीच में एक निश्चित परिणाम के संबंध में हो तो उसे नल हाइपोथेसिस कहते हैं, है ना। तो वो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट। एक आपने पढ़ा होगा वर्किंग हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं कार्यकारी शोध। कार्यकारी शोध जो होता है ना, वो सामाजिक समस्याओं के समाधान में कौन से हस्तक्षेप या उपचार वास्तव में सहायता करते हैं, जो उसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा, क्योंकि ये वर्किंग हाइपोथेसिस, देखिए जगह नल हाइ सबसे पहले काम तो वर्किंग हाइपोथेसिस पे ही होता है भाई। ज्ञान की बात हो, उपचार की बात हो, हस्तक्षेप की बात हो, किसी समस्या के समाधान की बात हो, वो वर्किंग हाइपोथेसिस करती है। यदि वहाँ पे नहीं हो पा रहा है वर्किंग हाइपोथेसिस में, तब आपको चला जाता है जो है आपके आगे की प्रक्रिया में, अल्टरनेट हाइपोथेसिस की प्रक्रिया में चला जाता है, नल हाइपोथेसिस में चला जाता है, ठीक है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब नल हाइपोथेसिस बेसिकली 2 टाइप का एरर आता है, एक 1 टाइप एरर होता है, एक 2 टाइप एरर होता है। और जो 1 टाइप एरर होता है वो अस्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में होता है कि आप कोई चीज़ है वो सही है परंतु आपने गलत मान लिया है। टाइप 2 वाले एरर में क्या होता है कि वो गलत है पर आप उसे सही मान लेते हैं, ठीक है। सही को गलत मान लेना पहला है, गलत को सही मान लेना सेकंड है, ठीक है। और अल्टरनेट क्या होता है, वो उसमें कोई परीक्षण वगैरह होता ही नहीं, हो जो चीज़ें हैं उसी पे भी कार्य होना शुरू हो जाता है। जब वर्किंग हाइपोथेसिस पे नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस पे जाएगा, जब नल हाइपोथेसिस भी नहीं हो पाएगा तब उसके बाद आगे की शोध अल्टरनेट पे चली जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 9 वाले पे, तो सन 1965 में एक टकमैन विद्वान है जिन्होंने समूह विकास की अवस्था के बारे में बात किया था। तो
जो ऑप्शन सी यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग, एड्जॉर्मिंग करके आता है। इस तरीके से 5 स्टेप के बारे में बताया है इन्होंने। जो फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है, परफॉर्मिंग होता है और एड्जॉर्मिंग होता है। 5 स्टेप क्रम में जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ पे लगभग 60% तक आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। 40% जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, अभी मैंने सिगमंड फ्रायड के रक्षा युक्तियों को नहीं पढ़ाया है, रिसर्च नहीं पढ़ाया है, ठीक है, और समूह कार्य की अवस्था नहीं पढ़ाया है। बाकी सारी चीज़ों पर मैंने बातचीत कर चुका हूँ। आए दिन हमेशा बातचीत होती रहती है हम लोगों से, ठीक है। तो ये देखिए सवाल है, सवाल के प्रश्न यही। अब आप देख सकते हैं कि 10 प्रश्न तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि यूजीसी 10 के 10 कंटिन्यू ईजी कर दे भी। 10 में से बहुत हो सकता है 2 ईजी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, बस 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते ईजी, ठीक है। तो ये चीज़ें तब पता चलेंगी जब बराबर आप लोग पढ़ते रहेंगे, है ना, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि मेडिकल सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखोगे ना, सारे सवाल को आप जवाब मिलेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सुने हैं, बातचीत में करता रहता हूँ हमेशा। प्रसरण है, फैलाव है। फैलाव बेसिकली क्या कहलाता है? क्या मदों के मूल्य को जो परिवर्तनीय कहलाता है वो, कि बारंबारता कहलाता है, विभाजक कहलाता है, कि केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है? क्या कहलाता है फैलाव? प्रसरण नहीं, विभाजन कैसे हो सकता है? डिवीजन आपका हो ही नहीं सकता। प्रसरण फैलाव जो बताता है, यहाँ पे देखिए कई कई अर्थों में मीनिंग जो है ना, कई अर्थों में होता है। फैलाव की बात अगर हम लोग करते हैं ना, तो मीनिंग जो है कई अर्थों में दर्शाया जाता है ना। बट यहाँ अगर हम बात करेंगे, इसका सही जवाब जो जाएगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चरों के बीच या मध्य संबंध का ज्ञापक कथन क्या कहलाता है? देखो, वेरिएबल के बीच में या उसके मध्य जो संबंध हैं, ठीक है, उसके ज्ञापक कथन को आप क्या नाम देना उचित समझेंगे? तो वो वैल्यूज होगा, मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, मूल्य सर। हाँ, ठीक है, यहाँ मूल्य आपका कर लिया। परिकल्पना जो आप बता रहे हैं ना, एक प्रस्ताव, या आप ये कह लीजिए कि एक प्रस्ताव के रूप में बताए गए जो प्रक्रियाएं हैं जिनके बीच अस्थायी अनुमानित संबंध है, उन्हीं की हम लोग परिकल्पना कहते हैं। यानी कोई चीज़ आप कल्पना के आधार पर बनाते हैं। तो यहाँ तो चरों के बीच में और संबंध स्थापन को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो उस ज्ञात को वैल्यू के नाम ही देंगे, ना कि परिकल्पना देंगे, है ना। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम अवधारणा दे रहे हैं भाई कि वेरिएबल के बीच में क्या चीज़ें संबंध है कि नहीं है ना। ये अवधारणा होती नहीं। अवधारणा किसी चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना। और 12 नंबर का सवाल, समाजकार्य व्यवसाय समाज के उत्पीड़ित और उपांतिक वर्गों से संबंधित है। क्या सोशल वर्क ये कहता है कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो उपांतिक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सोशल वर्क है ये? जी सर, ठीक। चलिए फिर ठीक है। उपांतिक वर्ग क्या है? पिछड़ा वर्ग आप कह सकते हो, या जो भी जनजाति वगैरह वर्ग आते हैं वो भी आप इसमें रिलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता। अब देखिए कारण में कि जो सोशल वर्कर है, यानी आपको उत्पीड़ित और उपांतिक लोगों के सशक्तिकरण के लिए समाज के समृद्ध वर्गों के संबंध में समस्त सूचना एकत्रित करनी चाहिए। क्या आप लोगों को, क्या ये बात आप लोगों के लिए ठीक है? सही है। जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उपांतिक वर्ग के लोग हैं, अच्छा, दोनों सही बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर व्याख्या होना उचित है? यस सर, यस। सही जवाब, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। इसका सही जवाब है। तो व्यक्तियों या वर्ग या विशेष के साथ ऐसा व्यवहार जिसमें से यह महसूस होता है कि उसका कोई महत्व नहीं है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है, अधिकारहीन है, तो वो उपांतिक लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे में जनजाति वगैरह भी चीज़ें रिलेट कर जाती हैं। अगला सवाल, व्यवस्था अभिगम मतलब अप्रोच का क्रम आपको दर्शाना है। आपको बता दूं, सन 1940 में एक सिस्टम थ्योरी आई थी
उस सिस्टम थ्योरी का सामान्यीकरण पर आधारित था। समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाते हुए लुंडविन वार्टालाम्फी ने सन 1940 में उन अप्रोच को बताया था, जिसमें से सबसे पहले अप्रोच था परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था थी, यानी एक प्रकार से हम सोशल वर्कर को पहले रख लेते हैं। फिर उसके बाद सेवार्थी व्यवस्था थी, फिर उसके बाद लक्ष्य व्यवस्था थी, फिर आपको काम करना होगा यानी फिर क्रिया व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सवाल सब इजी हैं, आप चाहें तो प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट के भी माध्यम से समझ के कर सकते हैं कि पहले भाई अधिकारीकर्ता आएगा, फिर सेवार्थी आ रहा है, फिर लक्ष्य आएगा, फिर क्रिया होगी। या तो आपको फिर सिस्टम थ्योरी पता हो, उसमें जहाँ अप्रोच बताए गए हैं वो उससे भी माध्यम से आप कर सकते हैं आसानी से। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है कि सामाजिक व्यक्तिक कार्य में मनोसामाजिक उपागम निर्भर करता है किस पे। तो जो सोशल केस वर्क है वो बताइए मनोसामाजिक उपागम में निर्भर करता है किस पे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर तो जेबी वॉटसन का नाम आता है, आपने बीएफ स्किनर का नाम देखते हैं व्यवहारवादी में, है ना। यहाँ तक कि आरईबीटी अल्बर्ट एलिस की थ्योरी भी, कॉग्निटिव थ्योरी भी आप इसी में देख लेते हैं, है ना। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की जब बात हम करते तो आप लोग कहते कि भैया एरिक एरिक्सन का नाम आ जाता है। लेकिन सेवार्थी केंद्रित की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो कार्ल रोजर्स का नाम आ जाता है। बल्कि यही जो है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो है ना, वो व्यक्तिक कार्य में जो है मनोसामाजिक उपागम पर भी निर्भर कर जाता है। और ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन। जो बी फ्रायडवादी जो है ना, ये 1900 में बी वाला कंफ्यूज कर रहा था। हाँ बिल्कुल, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सर, मनोसामाजिक सिद्धांत नहीं है। इसको तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप समझते तो स्पष्ट हो जाता। मनोसामाजिक उपागम में अलग चीज़ें आ जाएंगी, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में अलग चीज़ें आ जाएंगी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में अलग चीज़ें आ जाएंगी। समव्यवहार विश्लेषण की अगर हम बात करें या ट्रांसैक्शनल विश्लेषण की बात करते हैं तो लेन देन विश्लेषण भी इसी को कहा जाता है। व्यक्तियों के बीच में सामाजिक बातचीत का जो अध्ययन होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। एरिक बर्न ने सन 1950 के दशक में इस विश्लेषण की थ्योरी को दिया था। लेकिन इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया? जी सर। हाँ। आगे बात करते हैं। बताइए, पर्सनालिटी व्यक्तित्व शब्द का अर्थ लैटिन से बना है, लैटिन से। और वो शब्द क्या है? पर्सोना। हाँ, पर्सोना को हाँ बिल्कुल, हम लोग नकाब कह सकते हैं ना, एक प्रकार से मुखौटा भी बोल सकते हैं, मास्क भी बोल सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं। विल्सन एंड रायलैंड की एक किताब आई, मुझे याद है कि मैंने किताबों के बारे में एक बच्चा एक बार बोला था तो मैंने लिखवाया था, याद है किसी को? मैंने लिखवाया था। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सोशल ग्रुप वर्क में पीडी मिश्रा का नाम आ जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। एच पार्लियामेंट भी आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं ग्रुप वर्क प्रैक्टिस के बारे में तो समूह कार्य की जनक में भी जिक्र हमें देखने को मिला। परंतु यहाँ पे अगर हम ट्रैकर की बात करते हैं, ग्रेस कोयले की बात करते हैं, कैस्पर होमस की बात करते हैं, इन चीज़ों की प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस में समूह कार्य की अगर जनक पूछता है तो कैस्पर होमस का ही नाम आता है प्रैक्टिस में, समूह कार्य ग्रुप वर्क प्रैक्टिस में। और सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस सन 1949 में जो है मेलकोल्म पाइन एक विद्वान थे जिन्होंने जिक्र किया था इसके बारे में, और मॉडर्न सोशल वर्क थ्योरीज को लेकर इन्होंने फिर बताया था। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का जवाब जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। किसने कहा कि धर्म जनसाधारण की अफीम है? मैंने अभी हाल ही में कल की क्लास में कार्ल मार्क्स देख सकते हैं आप लोग कि वही चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना, जो परीक्षाओं में भी हम लोगों ने क्लासेस में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं धर्म का एक अपर्दन चक्र है, धर्म का अपर्दन चक्र किसने माना है? अपर्दन चक्र धर्म को किंग्सले डेविस ने माना है।
किंग्सले डेविस ने। दुर्खिम तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया और वहाँ पे 2 भागों में टोटमवाद को कहते हुए बांटा और कहा कि एक पवित्र धर्म होता है और एक पवित्र धर्म होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग मैक्स वेबर के बारे में, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है नौकरशाही शब्दों को लेकर, मैंने 2-3 बातें बताई थी। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म करके भी शब्द को हमने जिक्र किया था, नौकरशाही शब्द को भी जिक्र किया था। ये सारे स्टेटमेंट जो है मैक्स वेबर के ही आते हैं, है ना। आगे बात करेंगे समाज सुधार का उद्देश्य। आप बताइए, अच्छा सवाल, सरल क्वेश्चन। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बात कर रहे हो? समाज नहीं सर, बी वाला ऑप्शन बी होगा सर, उपांतिक समूह की सहायता सी भी हो सकता है सर। सामाजिक परिवर्तन लाना ही सुधार होता है सर। अभी अब बताइए कि ऑप्शन सही कौन सा होगा, ए बी सी? सामाजिक सुधार का उद्देश्य केवल और केवल सामाजिक परिवर्तन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो बच्चे सी के अलावा कोई और जवाब दे रहे हैं उन ध्यान से सुने कि जो सोशल रिफॉर्म शब्द रिलेट किया जाता है वो परिवर्तन को ही रिलेट करता है, समाज सुधार की ही बात करता है और समाज सुधार ही सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया मानता है ना। और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार शामिल है कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 देखिए बेसिकली जी सर ऑप्शन ए, मतलब बोलो ना, 21 ऑप्शन ए। देखिए भाई, शायद मैंने पढ़ाया नहीं है क्या इसके बारे में? 21 तो आज तो पढ़ाता है इसके बारे में, पर फिर भी तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट। भाई अनुच्छेद डी, उसने पूछा कौन से अधिकार में शामिल है, तो भाई 21 का एक जो आता है, का जो आता है, इसी में शामिल होगा ना। ये तो समता का अधिकार आपको मैडम 14 बताता है। धर्म की, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि को बताता है अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में या निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बताता है आपको 16। जीवन की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है 21। और 21(1) के अंतर्गत आ जाती है निःशुल्क कानूनी सहायता। सही जवाब डी होगा। 21 ए है ना सर, पर 21 दिया हुआ। भाई किसके अंतर्गत आता है, सवाल नहीं ध्यान दिया फिर भी आपने। मैंने ये सवाल पूछा गया भाई कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सम्मिलित है, तो सम्मिलित तो 21 का ही तो पार्ट है, का ख ग घ जो भी आएगा तो उसी के पार्ट में शामिल होगा, है ना। यस सर। चलिए अच्छा, अब बताइए मुझे जरा 20 वाले का जवाब। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न पूछ लिया आपसे भाई कि संगठन के गठन और उन्नयन से जुड़े जो सोपान हैं उसके क्रम बताना है, यानी एक प्रकार से फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सीक्वेंस में आपको बताना है। आपको बता दो सबसे नहीं, यहाँ सबसे पहले आप ये सोचे कि वहाँ संविधान तैयार करना, फिर सभा में सभा का गठन होगा, फिर कार्यकारी परिषद का निर्वाचन होगा, फिर विजन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, फिर मिशन निर्धारित करना होगा और अंततः ये पंजीकरण की प्रक्रिया को संचालित होगी। लीडमैन के द्वारा 4 स्टेप यहाँ पर दर्शाए गए। लीडमैन आप याद रखेंगे, नाम भी इनका लीडमैन का। ये सर लीडमैन के द्वारा जी लीडमैन का पीडीएफ में नाम लिख दो सर। ओके, लीडमैन 4 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए 21। अभी हाल ही में आप लोगों ने ये भी प्रश्न देखा है
क्या आप यहाँ पर बताना उचित समझेंगे? बहु विवाह प्रथा, क्या आप ये कहेंगे कि एक पति और एक से अधिक पत्नियां? बताएं। सही है। पति सही है। स्थानीय, सही पति के निवास स्थान पर निवास करना। बहुपति प्रथा, एक पत्नी और एक से ज्यादा पति। पत्नी और एक से ज्यादा पत्नी एक से ज्यादा स्थानीय यानी पत्नी स्थानीय का कि पत्नी के निवास स्थान पर निवास करना, ये होता है। धन्यवाद। अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा सभी लोगों ने, पैट्री लोकल। अभी मैंने हाल ही में आप लोगों से बात भी किया था। लोकल, पता है ये क्या होता है? वर के घर पे रहना, वर के वर्क, हाँ, घर पे रहना। घर पे हाँ, मैट्री लोकल में क्या हो जाएगा फिर? माता के घर, वधू के घर रहना। अच्छा, वधू के। और एक आता है, हाँ ठीक ठीक, एक होता है वेंचू लोकल, वधू के मामा के घर रहना। वधू के किसके? वधू के मामा के घर रहना। मामा के घर। और एक होता है नियो लोकल, अपना घर बना के रहना। हाँ, अपने आवास, अलग से रहना। हाँ, अपने आवास पे, अलग नहीं, अपने आवास, है ना। अलग का मतलब हुआ कि आप माता पिता से वहाँ पे रिलेट कर दिया, ठीक है। सही ऑप्शन क्या जाना चाहिए यहाँ पे? सी जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 22। विवरणात्मक अध्ययन एक प्रकार का विस्तृत विवरण होता है। व्यक्ति अध्ययन मतलब इकाई। अभी आपने एमपी सेट में भी ये सवाल देखा था, एमपी सेट में भी देखा था। ये सवाल एक डिक्टो कॉपी है। और अन्वेषी अध्ययन की बात करें तो नए परिप्रेक्ष्यों की पहचान करना। और प्रायोगिक अध्ययन जो होता है वो प्रायोगिक नियंत्रण को ही दर्शाता है। प्रायोगिक नियंत्रण समय। हाँ, तो ऑप्शन आपका सही क्या चला जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए। ए सही। ए नहीं होगा सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। बी होगा, हाँ सही कह रहे बी हैं, होगा। ऑप्शन बी होगा। बी। हाँ, ऑप्शन बी होगा, बी वाला। बी ऑप्शन सही होगा। तो इस वाला सवाल देखिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष की बात किया है, सॉरी दिवस की बात किया है, तो 1 अक्टूबर हो जाएगा। 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर। अरे 1 अक्टूबर होता है ना अंतर्राष्ट्रीय। पहली दिसंबर। हाँ, 16 अक्टूबर को तो आपका विश्व खाद्य दिवस होता है। और एड्स दिवस पहली दिसंबर। महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 अक्टूबर, 8 मार्च है। 8 मार्च। तो क्या सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन में? बताइए। ए, 8 मार्च। ऑप्शन ए। अच्छा, वृद्ध वर्ष कब मनाया था पहले बताइए? 1999। ए वाला। 1900। हाँ। बाल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1979। युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1999 के सर, 1990 ना सर, 1985, 87, 1985 युवा अंतर्राष्ट्रीय, हाँ। महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1975, 1975, बहुत बढ़िया। परिवार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सर ये बाल अधिकार वाला 1979 है जी, बाल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है ये। परिवार 1994, ठीक है। बताइए। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। परिकल्पना का परीक्षण करने से जुड़े सोपान को क्रम व्यवस्थित करिए। देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे,
शून्य परिकल्पना, शोध परिकल्पना, शोध परिकल्पना, डी 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 ऑप्शन लग रहा है सर। डी आप कह रहे हैं डी। डी नहीं सही है। परिकल्पना का परीक्षण करने से जो जुड़े सोपान है ना, वो आपका बी सही है। शून्य परिकल्पना, शोध परिकल्पना, फिर सांख्यिकी परीक्षण, सार्थक स्तर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर माना जाएगा। परिकल्पना को एक संस्थापित करना, समस्याओं को सीमित करना, परिकल्पनाओं को जो नियम बनाए गए हैं उसके रूप में उसे प्राप्त करना, अनुरूपता, बातचीत आदि की परिकल्पना को रिलेट कराना, कभी कभी परिकल्पना को विशेषज्ञों से भी बातचीत करना, ये सभी पार्ट जो है परीक्षण के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर भी बी करेक्ट माना जाएगा। सार्थकता का स्तर देखो, पहले नल हाइपोथेसिस होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस मिल गई, उसमें से दोनों मिल सकता है भाई, दोनों, जैसे कि टाइप 1 एरर भी मिल सकता है, टाइप 2 एरर भी मिल सकता है। अब जो नल हाइपोथेसिस मिली उस पर आप क्या करेंगे, शोध परिकल्पना करेंगे। कार्यकारी परिकल्पना अगर होते तो पहले होते, कार्यकारी परिकल्पना नहीं है, यहाँ पे शोध परिकल्पना है। अब इस पे शोध होगा कि ये बात सत्य है या असत्य है। उसके बाद आपका सांख्यिकी परीक्षण होगा, फिर उसके बाद सार्थकता स्तर देखा जाएगा कि भाई बालक बालिकाओं में कितना अंतर है, क्या चीज़ें हैं, क्या पे दिक्कतें आ रही, क्या चीज़ें, कोई भी जिस आधार पर आप सोच रहे हैं, जो भी आपका नल हाइपोथेसिस है, जो भी आपकी परिकल्पना है, उसके आधार पर आप सार्थक स्तर, मैंने बालक बालिका एक एग्जाम्पल लिया, उसके आधार पर ये देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सही जवाब सेवा योजना कार्यालय अधिनियम सन 1958 हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम सन 1965 हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम सन 1986 हो जाएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। सही जवाब ऑप्शन कौन सा गया है यहाँ पे, सेकंड सर। चलिए ये सवाल बता के दिखाइए मुझे कि केशवर्क में पार्लियामेंट के जो घटक हैं उसको व्यवस्थित आपको करना है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस सर। पहले व्यक्ति आएगा, फिर उसकी समस्या होगी, पर्सन प्रॉब्लम सही। देखिए अगर मैं बात दूँ, पहले स्थान तो ले नहीं सकते आप, इसलिए ये तो गलत हो गया। प्रक्रिया पहले ले नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो गया। अब बचा आपके सामने ए बचा है और आपका डी बचा है, लेकिन फिर भी आप देखो, इसका मतलब कि थोड़ी पहले समस्या फिर व्यक्ति। अरे पहले जानना हमारे लिए क्या है कि व्यक्ति जैसा भी हो उसे उसी रूप में, अब व्यक्ति कोई भी हो सकता है, महिला, बच्चा, पुरुष, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले व्यक्ति आएगा और व्यक्ति की बाद उसकी समस्या देखी जाएगी, उसके बाद उसका प्लेस देखा जाएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ना कि ए सही है ना। पार्लियामेंट ने सन 1957 में इसके बारे में बात किया था, पर्सन प्रॉब्लम प्लेस एंड प्रोसेस। ठीक है, अगला सवाल, विदेशी भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति देशभक्त नहीं होता है। अच्छा जी, गलत है। कितने लोग इस बात से सहमत हो कि जो विदेशी भाषा है वो विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति होगा, देशभक्त नहीं? ठीक है भाई, गलत है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है कि विदेशी भाषा देशभक्ति विहीनता को उत्पन्न करती है। क्या ये बात सही है? जैसे गलत, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी तो बहुत आसान सवाल था, आप समझ गए होंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बड़ा अच्छा सवाल, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराता है। 2006 में नरसिंह राव के संसद में इसको स्वीकार किया गया था, है कि नहीं? ये बात भी सही है। ऑप्शन आपका जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 29, लिंग संबंधित विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है।
अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, विकास सूचकांक है ना, मैं इस पे बात करूँगा। यूएनडीपी रिपोर्ट में सर, यूएनडीपी रिपोर्ट नहीं, यहाँ देखो लिंग संबंधित मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सर, मानव विकास सूचकांक होगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चल जाएगा, वो बी करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। सन 1995 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ यूएनडीपी बेसिकली अपनी अहम भूमिका निभाता है ना। यूएनडीपी में अगर हम बात करते हैं तो इस समय भारत कौन से स्थान पर है, 131वें स्थान पर है ना, है ना। हाँ, तो इसमें बेसिकली जीडीआई होता है, एक लैंगिक विकास होता है, एक जीआईआई होता है, लैंगिक असमानता सूचकांक होता है, एक एमपीआई होता है जिसको मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है मैडम, आप अनम्यूट भी हैं, अब देखते रहिए, ठीक है। सामाजिक विधान का प्रयास होता है, अब बताइए सामाजिक विधान का प्रयास होता है किस, न्याय की सुरक्षा, ठीक है। सामाजिक आवश्यकताओं की पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले जान लेना भी सही बात है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मैनेजमेंट की बात करें, ये भी सही बात है, उपयुक्त सभी के सभी करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का अपराध घोषित कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 23 जो होता है वो बेसिकली आपको बताया भी है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 26 की अगर हम बात करते हैं तो वो धार्मिक कार्यों को मैनेजमेंट से संबंधित है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 की बात अगर हम लोग करते हैं तो अंतःकरण की धर्म की अबोध रूप से मानने वाला या आचरण या प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो बेसिकली अनुच्छेद 25 में कही गई है। तो सही जवाब इस प्रश्न का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब्राहम मैस्लो के बारे में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जब आते हैं तो उस पर मैं जिक्र करता भी रहता हूँ आप लोगों से। जो नए बच्चे होंगे उनको शायद लग रहा होगा कि भी नहीं पढ़े, बट पुराने बच्चे तो पढ़े ही होंगे मेरे से। बताइए जरा एक बार इसके बारे में। स्वच्छता की आवश्यकता है ना, सही जवाब यही नहीं है, बाकी सारे हैं। पिरामिड के माध्यम से इसने बताया है कि नहीं, मैंने पढ़ाया भी रखा है आप लोगों को, 5 अवस्थाएं आती हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़े के समूह में सर्वाधिक बार आने वाला मूल्य क्या होता है भाई? देखो, एक अगर मैंने अभी हाल ही में एक सवाल कराया था, मैंने कहा भी था कि भाई किसी श्रेणी में अगर आ रहा है तो वो बहुलक होगा, वो बारंबारता होगा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आंकड़ों के समूह में अगर आता है, आंकड़ों का समूह क्या, 1 2 3 4, ये रहा 5, टैली चलिए, ये हुआ एक समूह, ये बारंबारता में आती है, फ्रिक्वेंसी में आती है, फ्रिक्वेंसी है ये बारंबार, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो जो दी गई श्रेणी होती है ना, उन श्रेणी में जो मद है, जो अंक है, उसकी अगर अधिकता होती है तो वो बारंबारता होती है। और जो दी गई श्रेणी की, जैसे कि कोई श्रेणियाँ दी गई हैं, चाहे वो सम संख्या में हो या विषम संख्या में हो, उसके मध्य को अगर हमें पता करना तो वो माध्यिका का पार्ट होता है ना। और प्रसरण तो फैलाव तो होता है, लेकिन परास के रूप में जाना जाता है, एक अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या अपॉन में 2, तो परास निकल जाएगा। परास का जो पार्ट बनेगा वो रेंज से बनेगा, वो प्रसरण कहलाएगा। भारत में एड्स के मामलों में सर्वाधिक समयानुवर्ती संक्रमण छूत है। टीबी या तो कैंसर, अल्सर तो नहीं होगा, न ही ट्यूमर होगा। भारत में एड्स के मामले में सर्वाधिक, बिल्कुल सही जवाब टीबी होगा। टीबी होता है सर, अधिकतर संक्रमण हो रहा है ना। अगर हम बात करें ना तो देखिए, जैसे क्या होता है कि लगभग अगर आप टेस्ट भी करवाएंगे ना, बहुत लोगों को 99% में बता रहा हूँ आपको, टीबी उसमें इन्वॉल्व होती है।
जिसमें हावी हो गया तो ग्रसित हो जाता है उससे। पीबी तो सभी में कुछ ना कुछ चीज़ें पाई ही जाती है सभी लोगों में। दी पुअर एंड देयर मनी, दी पुअर एंड देयर मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा अच्छा सवाल। अरे भाई अमर्तन सेन, जो अमर्तन सेन है ना मैम, अर्थशास्त्र के आधार पे अगर हम बात करें तो जनक इनको कहा जाता है इंडिया का। अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करते हैं तो भी इनके नाम आता है, लेकिन यहाँ पे दी पुअर एंड देयर मनी की बात नहीं करते। हाँ, यहाँ सही जवाब 1999 में रदरफोर्ड का नाम आपने सही, ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ऑप्शन जो जाने वाला है आपका वो पहला ऑप्शन आपका सही है। यूनिस खान का नाम तो सुना ही होगा। यस, नहीं सुना आपने यूनिस खान? ग्रामीण बैंक, सामुदायिक विश्व बैंक, स्वतंत्र बैंक, यूनिस खान का ही तो नाम आता है। समाज से बिल्कुल। किंग्सले डेविस का नाम आपने सुना ही होगा। अभी अभी मैंने एक बताया है आप लोगों से, अपरदन चक्र भू वैज्ञानिक धर्म को मानने वाला किंग्सले डेविस। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारिवादी को विकसित करने वाला किंग्सले डेविस, है ना। तो किंग्सले डेविस का नाम यहाँ पे भी आता है। किंग्सले डेविस के नाम अगर हम बात करते हैं प्रकारवाद में, उसने परिभाषा को लेकर भी जिक्र कर दिया है। ठीक है, तो आज ही हम लोगों ने किंग्सले डेविस की बात की। प्रश्न के ऑप्शन भी जो आ रहे हैं जो आपको पता है, ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन नहीं पता है आपको, आप लोग ऑप्शन को भी जानते हैं। ठीक है, बशर्ते प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसके आंसर दो। अब देखिए 2001 है, हालांकि आप लोगों से इस बार जो सवाल प्रश्न भी पूछे जाएंगे वो 2011 से ही पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2001 है तो 2001 में बेसिकली 933 था, और 2011, हाँ 2011 की बात करेंगे तो 943, हाँ 943 या 943। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पर बात की गई थी, 1000 पुरुषों पर, है ना, स्त्रियों का लिंग, और यहाँ पर भी 1000 पुरुषों पर ही बात की। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए एक बार। निम्नांकित वैज्ञानिकों ने शब्दों का अध्ययन करने के लिए फोकस की प्रकृति के साथ मिलान करिए। भाई उसका विज्ञान है फिर उससे संबंधित हुआ है। तो जरा विज्ञान तो मैंने पहले ही बता रखा, जेरोंटोलॉजी के बारे में सिंपल लेते हैं सभी लोग, वृद्ध लोगों के संबंध में। अपराध विज्ञान की बात अगर हम लोग करते हैं तो अपराध का अपराध ही अध्ययन कहलाएगा। सिंपल सी बात है भाई, आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात महामारी विज्ञान की है तो जाहिर सी बात है रोग का अध्ययन करेगा। अब परिस्थितिकी जो होगा वो पर्यावरण से रिलेट कराएगा। तो बड़ा इजी है, आप चाहो तो आसानी से भी इसको समझ भी सकते हो, है ना। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा यहाँ पर? महामारी को हेतु विज्ञान भी कहते हैं। ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी जाएगा यहाँ पर, है ना, याद रखिएगा। अच्छा सवाल था। मुझे तो अभी ऐसा कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा है कि जो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत करे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सारे प्रश्न सही आ रहे हैं, है ना। जी सर। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को विशेष देखभाल और सहायता की जरूरत होती है, ये बात भी सही है भाई। क्यों? कुछ बच्चों की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है सर। और अनाथ और निराश्रित बच्चों को सरकार सेवाएं प्रदान करती है। देखो ये भी सही है। देखो बात दोनों सही है, तो व्याख्या कैसे हो रही? देखिए सरकार, हाँ सरकार तो पहले वाले पॉइंट को तो बता ही नहीं रहा है कि उसमें सरकार होगा, है ना। हाँ तो व्याख्या नहीं हो रही। ये देखो यही तरीका है, यही तरीका है कि व्याख्या है या नहीं व्याख्या, ये समझने का कि हाँ ऑप्शन सही जाएगा आपका जो नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका सही है। अगला सवाल देखिए, करिए अपने मन से। आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में एकीकृत करना अभी बाकी है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। सोशल वर्कर अभी भी अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से ऐसे नहीं हो गए कि भाई आदिवासियों की भी कर दे। अच्छा भाई तुम वैकेंसी नहीं निकालते हो, अगर वैकेंसी निकालोगे तो जाहिर सी बात हो गई। आपको बता दूं कि इस बार 5000 समथिंग कुछ बच्चे जो है क्वालिफाई किए नेट सोशल वर्कर, है ना। 77 बच्चे JRF क्वालिफाई, 77 बच्चे, लगभग कुल टोटल जो बच्चे थे NTA UGC नेट में लगभग 6 लाख के आसपास। अब 5000 जो क्वालिफाइड किए हैं, बहुत इसमें PWD भी हैं, OBC हैं, जनरल है, सारी कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। अब 5000 बच्चे बताओ कहाँ जाएंगे?
ना तुम अभी कई मेडिकल सोशल वर्क में 7 या 3 वैकेंसी निकाल दोगे। और जगहों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता हूँ, अब आपने MPPSC में क्या कर दिया कि भाई अलाइड रखा, तो जाहिर सी बात है सोशोलॉजी वालों को सबसे पहले देखेंगे, बाद में सोशल वर्क को देखेंगे। अब सोशल वर्क अगर लकी होगा भाई कोई स्टूडेंट जहाँ पे हाईएस्ट नंबर वगैरह लेके आएगा तो उसकी काउंटिंग होगी सबसे पहले। तो अभी देखिए फिर आ रहा है अब आपका NTA UGC नेट, इसमें भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो बहुत तेरे बच्चे पढ़े हैं अभी, नेट क्वालिफाई, JRF क्वालिफाई, इन वैकेंसियों का अभाव है। और जब इन वैकेंसियों का सही तरीके से फुलफिल हो जाएगा तभी ये बाकी यहाँ पे जगह हट जाएगा। तो अभी बाकी है, ये बात सत्य है। बात करते हैं उसके बाद कारण पे। आदिवासी अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, ये बात भी सही लग रही है भाई, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। तो आप बताइए कि अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में एकीकृत करना अभी बाकी है, क्योंकि आदिवासी अपना पहचान और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, कुछ बात हजम नहीं हुई है। अच्छा, इस तरीके से बात कर ले कि आदिवासी अपना पहचान और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आदिवासियों को समाज को मुख्य धारा में एकीकृत करना अभी बाकी है। बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई यहाँ पे आप लोग लगाएं ऑप्शन नंबर C को, यही पहचान है इसकी, है ना। देखो प्रश्न तो जी सभी लोगों को पता था, सत्य तब होता है जब उसकी सही से व्याख्या कर लो। अब आप देखिए, एक में कह रहा है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बाकी है, ठीक है, तो क्या उनके लिए संस्कृति और पहचान बनाए रखना चाहते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी ये शब्द को रिलेट करेगा। अरे भाई बाकी अगर है तो सामाजिक कार्यकर्ता की वहाँ पे फुलफिल भर्ती हो, उनकी समस्या के समाज कार्यकर्ता समझे, है कि नहीं। सोशल वर्कर उनकी समस्या को समझेगा तभी तो उसे मुख्य धारा से जोड़ पाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। एक बात मुख्य धारा से जोड़ना है, दूसरी बात वो कहते हैं कि हम अपनी पहचान वगैरह बनाए रखें। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए मैं कहूँगा स्पष्टीकरण नहीं भाई, ऑप्शन नंबर C को करेक्ट करिए। आगे बात करें 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने है। 40 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं NIRD के बारे में। जानते हैं ये क्या है? NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट। और अगर मैं आपको बात करूँ ये तो 2006 का रूरल डेवलपमेंट है, जो जनरल ऑफ रूरल डेवलपमेंट को ही रिलेट कराता है, जहाँ की ऑप्शन नंबर 4 को बता रहा है। TISS की बात करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, जिसकी स्थापना बेसिकली सन 1936 में की गई। और ये बेसिकली इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क से रिलेट करा, और इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क जो आया वो 1940 में आया, और यहाँ पर ये 1936 हुआ। तो ये इससे मैच हो गया, यानी दूसरे से नहीं, तीसरे से दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की बात करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय समाज कार्य विभाग की जब स्थापना की गई तो वो बेसिकली सन 1949 वर्ष का। तो अब लखनऊ ही है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। हाँ, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेट करता है कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क को, और जो कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क है लखनऊ का ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1940 भी आप लोग देखते होंगे वर्ष को लेकर। निर्मला निकेतन की बात अगर हम लोग करते हैं तो निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क कैथोलिक ईसाई, जहाँ महिलाओं के एक धार्मिक समाज के द्वारा बेसिकली बनाया गया था मुंबई में। तो ये बेसिकली पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क था, यस या नो? यस सर। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली समाज कार्य 1946 था, काशी विद्यापीठ 1947 था, लखनऊ 1949 था, बड़ौदा 1950 था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सही ऑप्शन जरा मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है बी, बी ऑप्शन सही है। 41 गलत समझे हुए संदेश के कारण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। बात सही लग रही है? सही है सर। बिल्कुल सही सही है सर। अब संप्रेषण हमेशा संघर्षों को जन्म देता है, कम्युनिकेशन क्या होता है? ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर बताइए व्याख्या है या नहीं व्याख्या है, उसकी बात करिए। अच्छा, व्याख्या वाला ऑप्शन ही नहीं है भाई, व्याख्या नहीं है। तो दोनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लगा। संप्रेषण हमेशा संघर्ष को जन्म देता है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन करोगे ना, जैसे अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ, फिर कोई बात आएगी, फिर कोई बात आएगी, फिर कोई बात आएगी,
बट एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने कहा हमेशा। अब वार्तालाप होती है, संप्रेषण होता है तो उस दौरान तो होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रश्न का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ट्रिक बना लीजिएगा। केवल और हमेशा जो शब्द आते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस प्रक्रिया कहलाती है, लगातार वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो मैं इसलिए कहूँ, जैसे अगर अब मान लीजिए यहाँ पे कहता है कुछ समय के लिए संप्रेषण, कुछ समय के लिए संप्रेषण हमेशा संघर्ष उत्पन्न करता है, क्या गलत हो जाएगा। कुछ समय के लिए वो बाउंडेशन हो गया, टाइम हो गया उसके, अस्थाई बता दिया, फिक्स है। अब यहाँ संप्रेषण फिक्स नहीं है, वार्तालाप बराबर चलता रहेगा, हो सकता है लंबी चल जाए बैठक, लंबा मिनट्स हो जाए, मीटिंग हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं संघर्ष को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42, शहरीकरण जनसंख्या के एकीकरण या संगुष्टीकरण की ओर अग्रसर होता है। देखिए शहरीकरण जनसंख्या किधर होती है अग्रसर, एकीकरण की ओर अग्रसर होता है, यस या नहीं? सही है। अब दूसरा बताइए, शहरीकरण लोगों की खाना बदोश बनाता है, खाना बदोश बनाता है। देखिए खाना हाँ, खाना बदोश क्या होता है कि एक प्रकार से परिवर्तनीय प्रक्रिया, सर सही तो है, स्थान बदलता रहता है। तो स्थान बदलने को क्या हम लोग कहेंगे, शहरीकरण लोगों को खाना बदोश बनाता है। जो मैं शहर में हूँ तो क्या करूँ, मैं इधर चलो इधर, गलत है सर, तो फिर गलत हुआ कि नहीं हुआ। देखिए गलत शहरीकरण है। ये, हाँ बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल समझ गए। चलो ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो डी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 43, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ आंदोलन दिया गया है। मेघा पाटेकर का नाम किधर आएगा? नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ, हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरफ आएगा भैया, सुंदरलाल भगवान चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, अन्ना हजारे भ्रष्टाचार। मतलब अगर ऐसे ही आवाज नहीं आ रही भाई, अगर ऐसे ही अपने मन में बोलना अगर रहता है अगर आप लोगों को, तो आप लोग म्यूट होके बोला करें, है ना, ठीक है। अब सभी लोग एक साथ बोलते हैं तो उसमें मेरी बात आवाज़ें नहीं पहुंच पाती है बहुत लोगों के पास, है ना, जो कि ये गलत होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने मैच कर दिया है, आप लोगों ने जो बताया वही मैच किया है, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने मिक्स वेज बना दिया एक प्रकार से, है ना। तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पे सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा, बताइए। ऑप्शन ए जाएगा। अब ये देखिए जरा, भारतीय संविधान समता और न्याय, सामाजिक न्याय को प्रदान करेगा, यस या नो? सही है। भेदभाव और शोषण से संरक्षण उपलब्ध है, क्या ये भारतीय संविधान में बात कर रहा है? बिल्कुल बात सही है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पर, है ना। 45 देखिए, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत दिया गया, चलिए ठीक है, फ्राइड का नाम लगाते हैं। इनसाइड लर्निंग थ्योरी है भाई, जाहिर सी बात है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलर चिंपैंजी सुल्तान पर किया था, ये बात भी पता है, मैंने आपको पढ़ाया है। ऑपरेट लर्निंग थ्योरी है, ओसीटी है भाई, बीएफ स्किनर की 1915 और 30 के दशक में बेसिकली देखने को मिला था। दूसरा है ये ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम का सिद्धांत है, और ये बात किसका है, इवान पैट्रिक। अरे क्या यार, किसी ने पावला बोल दिया, यहाँ पे थॉर्नडाइक का नाम है। अच्छा 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 भाई, ये तो एक जाएगा, हाँ ये आपको दो, और ये सेकंड थॉर्नडाइक होगा। ऑप्शन बताइए, 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ऑप्शन डी। अब ये देखिए प्रश्न आपके सामने है ना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सबसे यहाँ पे ट्रिक ये लगानी है आप लोगों को कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। पहली बात मैं पहले ट्रिक बता देता हूँ, फिर ये देखो, पहले प्रश्न पढ़ के ही उत्तर को ढूंढा जाता है, इसमें प्रश्न पढ़कर उत्तर को ढूंढा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जहाँ जैसे मैं ट्रिक का उपयुक्त सभी है तो उपयुक्त सभी को लगाइए, होगा यहाँ पे। फिर ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 47 वाले में, तो देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार मैं सी वाले को लगा देता हूँ क्योंकि 1 2 होगा, 3 भी होगा। तो ये प्रश्न बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन जाएगा केवल और केवल 2 मिलेगा आपको, जो यहाँ पे उपचार के बारे में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। उपचार के संबंध में ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी इस पैराग्राफ में, और ऑप्शन नंबर आपका केवल केवल यहाँ पर बी करेक्ट होगा। इस अनुच्छेद की बात है या परिच्छेद की बात मैं करूँ आप लोगों से,
तो यहाँ पर देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हो या भावनात्मक से रिलेट कर रहा हो या आपको प्रश्न आपने पढ़ लिया जो आपको रिलेट करे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें भावनाओं और संबंधजन समस्याओं के लिए है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इस पैरा में तो आपको ईजिली मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। 49 में अगर हम बात करते हैं तो 49 में अगर जिक्र करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है जन कल्याण के संबंध में सिद्धांत और व्यक्तियों के बीच में ये चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा और ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा। 50वां जो सवाल है वो बेसिकली आपसे पूछा है इस अनुच्छेद का सार क्या है, और ये टोटली सार की बात करें तो जन कल्याण राज्य के संबंध में है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न बेसिकली किस तरीके से लगाए जाते हैं, या तो देखो ऊपर तो सभी लगाइए, समय कम है, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी करने होते हैं, टाइम का अभाव भी है, आप पूरा पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए प्रश्न पढ़ो, प्रश्न के ऑप्शन देखो, फिर तुरंत वही ऑप्शन जो है ढूंढो आप उस पैसेज में, उस गद्यांश में, तब जाके आप इजीली प्राप्त कर पाएंगे उसके आंसर। ठीक है, तो ये पेपर अब आपका समाप्त हो गया। जून 2010 का पेपर था समाज कार्य का, मेडिकल सोशल वर्क के लिए, पीएचडी के लिए और यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ आपका ये पेपर फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगले सवाल, अच्छा इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं। ठीक है, 50 कर दी हम लोगों ने बात। ऐसी की ऐसी सेव करके मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना।